हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 10, जिसमें 70 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें हम इलेक्शन लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेनली 3 तरीके के लॉ इसमें पढ़ेंगे हम। एक होगा आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के बारे में पढ़ेंगे हम। मेनली 3 तरीके का है। आप देखिएगा जीएस पेपर 1 जो जीएस पेपर सेकंड जो मेंस का पेपर है, इसमें आपको आरपीए एक्ट 1950 और 1951 भी आपको पढ़ना है दोनों। तो बेसिक चीज़ें इसमें क्या क्या प्रोविज़न है वो आपको बस जानना ज़रूरी है। ये मेनली आंसर राइटिंग में आपको मदद कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आरपीए एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। उसके बाद सेम एक्ट 1951 में आया। उसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट 2002। तो सबसे पहले आरपीए एक्ट 1950, इसमें जो प्रोविजंस है वो पहला प्रोविजन इसमें फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स, यानी कि वोट देने वाले लोग, जैसे हम आपके जैसे लोग हैं जो वोट देते हैं पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी इलेक्शन होती है। तो उसमें हम जो वोट देते हैं तो हम जो वोटर की तरह है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हमें इलेक्शन कमीशन के पास, जो हमें वोटर आईडी मिलती है। तो इलेक्टर्स का रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ हम जो इलेक्टर्स हैं इनकी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, तो इलेक्टर्स के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन में। तो आपको पता है क्वालिफिकेशन के लिए एक होता है कि 18 ईयर्स होना ज़रूरी है, इसके बाद आप वोट दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी है, जैसे कि आप अनसाउंड माइंड हो गए, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, या फिर आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। इस तरीके से कुछ आपके प्रोविजंस भी होते हैं जिसके बेसिस पर एक वोटर को डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है वोट देने से। ठीक है, तो इलेक्टर का रजिस्ट्रेशन, इलेक्टर के क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और इलेक्टर के डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ये तीनों आएंगे 1950 के एक्ट में। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनका डिलिमिटेशन भी किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन की भी व्यवस्था की गई है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स एंड द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पार्लियामेंट के यानी कि जो लोकसभा के इलेक्शन होता है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज बनानी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा के इलेक्शन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो सेम नहीं होती। जनरली लोकसभा से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो बड़ी होती है और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो सेम नहीं होता, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में इस तरीके के स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन होगा। साथ ही साथ अब डिलिमिटेशन कमीशन मैंने बताया क्या करेगा कि कॉन्स्टिट्यूंसीज को अरेंज करेगा, रीअरेंज करेगा, और कितनी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कितने सीट्स के फेरबदल करने हैं और कितने सीट्स उनको देने हैं लोकसभा के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ये सारा डिसाइड करने का काम डिलिमिटेशन कमीशन करता है। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर जो प्रोविज़न है आपको 1950 के एक्ट में मिलेंगे। क्या क्या, जो वोटर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन, उनके क्वालिफिकेशन, उनके डिसक्वालिफिकेशन, डिलिमिटेशन के बारे में, और सीट्स का जो अलोकेशन होगा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और स्टेट के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ये सारा काम आपको 1950 एक्ट के तहत में होता है। इसके बाद आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें प्रोविज़न क्या है, इसमें है आपको क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए, यानी कि जो पार्लियामेंट में लोकसभा के मेंबर होंगे और जो आपको स्टेट असेंबली के मेंबर होंगे, उसको उनका क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन कैसे होगा ये डिसाइड करने का काम 1951 के अंडर में होगा। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको डिसक्वालीफाई करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं उनको डिसक्वालीफाई करने का काम गवर्नर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा डिसक्वालिफिकेशन कई तरीके से होता है। एक डिसक्वालिफिकेशन आपको 1951 के एक्ट के तहत होता है। तो यहाँ पर जो डिसक्वालिफिकेशन होगा वो पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट करेंगे, रिमूव करेंगे मेंबर को, और स्टेट के केस में गवर्नर करेंगे। एक डिसक्वालिफिकेशन होता है डिफेमेशन के केस में, सॉरी,
डिफेक्शन के केस में अपने एंटी डिफेक्शन एक्ट पढ़ा होगा। तो जो डिफेक्शन के केस में डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसके वो आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं करते हैं, वो उस हाउस के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। जैसे कि लोकसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर स्पीकर हो गए, राज्यसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर आपको चेयरमैन हो गए, उसी तरीके से स्टेट में भी प्रेसिडिंग ऑफिसर जो होते हैं उनके हाउस के वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ़र्क है डिस्क्वालिफिकेशन में। नाउ नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस, यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो नोटिफिकेशन जारी करता है। इसकी व्यवस्था आपको इस एक्ट में की गई है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के यूज़ कैसे किया जाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर स्टेट का इलेक्शन हो, उसमें क्या करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्प्लॉई हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन सभी को अपने यहाँ डिपुटेशन पर रखती है और ये सारे के सारे इलेक्शन कराने का काम करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, आपको ये भी पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर कराया जाता है और इसकी कैटेगरी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर्स में, जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा ये हो गए। इसके अलावा आपको पता है कि इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन अब चूंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं आते क्योंकि वो अकेले होते हैं, उनका कोई पार्टी नहीं होता। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शंस कैसे कराए जाने वाले हैं, ये सारी व्यवस्था इसमें की गई। साथ ही साथ फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू द कैंडिडेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी, इनको कुछ फ्री मटेरियल्स दिए जाते हैं। जैसे इनको एक कॉपी दी जाती है इलेक्टोरल रोल की, जिसमें इलेक्टर्स जो होते हैं यानी कि वोटर्स जो होते हैं उनकी जो नाम होते हैं वगैरह उस कंस्टिट्यूंसी के उसमें होती है। इसके अलावा पब्लिक जो ब्रॉडकास्ट है यानी कि जो पब्लिक टीवी चैनल है या फिर जो रेडियो चैनल है, वहाँ पर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को या कैंडिडेट को ऐड करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये फैसिलिटी सिर्फ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है, यानी कि नेशनल और स्टेट लेवल के जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनको मिलती है। अनरिकॉग्नाइज्ड या इंडिपेंडेंट मेंबर को ये फैसिलिटी नहीं मिलती। नाउ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शंस, अब ये भी आपको पता है यहाँ पर पार्लियामेंट्री व्यवस्था करती है कि इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे वो किस तरीके से और किस अथॉरिटी के द्वारा वो निपटाया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो इलेक्शन पिटिशन के द्वारा ये किए जाते हैं। और ये किसके पास किए जाएंगे, ये हाई कोर्ट के पास वो इलेक्शन पिटिशन दायर किया जाता है। ठीक, और उसके बाद जो भी जजमेंट होगा हाई कोर्ट देता है। अगर आपको हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट इंस्टेंस में यानी कि पहली बार में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले आपको जहाँ पर भी एक कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहाँ पर इशू हुआ है उस जहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूंसी हो वहाँ के जो स्टेट का हाई कोर्ट होगा वहाँ पर आपको जाना होगा। और किसके द्वारा, इलेक्शन पिटिशन के द्वारा आप जाएंगे, ऐसे नहीं केस वेस करके आप नहीं जा सकते। नाउ करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलेक्टोरल ऑफेंसेस, ठीक है, तो जो भी करप्शन से रिलेटेड हो या फिर इलेक्शन के दौरान कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो वेल्यूट होता है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोविज़न है। इसके अलावा बाई इलेक्शंस, अब क्या है कि इलेक्शंस हो जाने के बाद कोई कॉन्स्टिट्यूंसी खाली रह जाती है किसी भी रीजन से, वहाँ का मेंबर जो होता है या तो रिज़ाइन दे दे या फिर उसकी डिसक्वालीफाई हो जाए या फिर डेथ हो जाए, तो किसी भी केस में अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी या सीट खाली हो जाती है तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन कराने पड़ते हैं, तो उसे बाई इलेक्शन कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजंस है, ये मुद्दे हैं, ये आपको आरपीए एक्ट 1951 के तहत किए जाते हैं। ठीक है, 1951 के तहत होते हैं, तो प्रोविजंस को याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में काम आएगा ये सब। नाउ डिलिमिटेशन एक्ट 2002, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिलिमिटेशन का मतलब ही होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज को अरेंज करना, तो इस एक्ट के तहत डिलिमिटेशन कमीशन बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये कमीशन क्या होता है, इन कॉन्स्टिट्यूंसीज को अरेंज करता है और सीट के बंटवारा करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन डिलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स होते हैं वो फाइनल होते हैं, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्या करना, अरेंज करना। ठीक है, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो सीट्स होती है उन सीट का बंटवारा करना या अलोकेशन करना, ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है।
ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन कौन सी सीट में एससी के लिए कौन सा सीट रिजर्व होगा, एसटी के लिए कौन सा सीट रिजर्व होगा, ये सारा काम किया गया। और 2002 डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा अब जो सेंसस के बेसिस पर ही तो कॉन्स्टिट्यूशन का अरेंजमेंट होता है, तो 2001 का जो सेंसस होगा इसका यूज़ किया जाएगा अब आगे के इलेक्शन में, ऐसा कहा गया डिलिमिटेशन एक्ट 2001 में। इससे पहले जो सेंसस का यूज़ किया जाता था वो 1971 सेंसस का यूज़ किया जाता था। इसको समय पड़ने पर आप देखेंगे 2003 टू 2008 2016 में भी इसको अमेंड किया गया। फिर अभी आपको जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ और इसका स्पेशल स्टेटस भी ख़त्म हुआ, तो इस समय भी डिलिमिटेशन एक्ट को मॉडिफाई किया गया 2019 में। ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पर भी सीटें एक नई तरीके से अरेंज की जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज को वहाँ पर डिफाइन किया जाएगा, इसलिए 2019 में भी डिलिमिटेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन तीनों एक्ट को याद रखिएगा, इनके प्रोविजन की याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।